बीते कुछ सालों में इंडियन प्रीमियर लीग ने हमको बहुत सारे स्टार्स दिए हैं, बहुत सारे सितारे दिए हैं, लेकिन इस इंडियन प्रीमियर लीग से पहले भी भारत में बहुत सारे क्रिकेट इवेंट्स हुआ करते थे। उनमें से सबसे पुरानी है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी बहुत सारे प्लेयर्स जीते हैं, लेकिन कम ही प्लेयर ऐसे हुए हैं जो 17-18 साल की उम्र में रणजी चैंपियन बन जाएं, और चैंपियन बने तो उनको पता ही ना हो कि अब सेलिब्रेट कैसे करें। समझना है कि क्या ये सच में इतना बड़ा अचीवमेंट है। डेब्यू सीजन में रणजी ट्रॉफी कूच बिहार में 300 रन, राहुल द्रविड़ का भरोसा, महेंद्र सिंह धोनी की सीख और रोहित शर्मा की बैटिंग के फैन हमारे साथ आज स्पोर्ट्स टापू पर जुड़ रहे हैं। अथर्व फ्राइडे। अथर्व भाई, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टापू पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अथर्व भाई, कैसा रहा था? डेब्यू किया आपने रणजी में और पहले सीजन में रणजी चैंपियन बन गए। क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो वो फीलिंग है रणजी ट्रॉफी जीतने का, उस समय पे मैं उतना फील नहीं कर पाया क्योंकि डेब्यू सीजन था फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत छोटे थे उस समय पे। 18-19 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी जीतने का मैग्नीट्यूड कभी कभी पता नहीं लगता है। लेकिन आज जब हम लोग उसको देखते हैं पीछे जाके कि रणजी ट्रॉफी का पूरा सीजन खेलना, उसको जीतना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और विदर्भ ने उसको फर्स्ट या सेकंड टाइम ही उस समय किया था, तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए भी। और प्लस जब आप इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ, लेजेंड प्लेयर्स के साथ, जैसे वसीम जाफर, फैज़ फजल, अक्षय बखरे, आदित्य सरवटे, इनके साथ खेलते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड जब आपके पास वर्ल्ड क्लास कोच है, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोचेस डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में, तो डेफिनेटली आपको बहुत लर्निंग कर्व मिलता है अर्ली ऑन इन योर करियर। तो मेरे लिए तो पता नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था शायद। आपने दो लोगों का नाम लिया। वसीम जाफर डोमेस्टिक के लेजेंड है, बहुत सारे रन बना के दिए, लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो जाफर भाई अलग ही दिखते हैं। ड्रेसिंग रूम में कैसे थे वसीम जाफर? सोशल मीडिया वाले या फिर कुछ अलग? नहीं, वैसे ही थे, लेकिन मैं बोलूँगा कि उनके दो रूप थे। एक जब वो हेलमेट पहनते थे और एक बिना हेलमेट के। जब वो हेलमेट पहन लेते थे तब वो एक खूंखार शेर जैसे हो जाते थे। दूसरी टीम्स उन्हें स्लेज करने से डरती थी कि कहीं वसीम जाफर 2 दिन बैटिंग ना कर ले हमारे अगेंस्ट। तो ये उन्होंने एक अपना ऑरा बना लिया था कि वसीम जाफर जब जाते थे फील्ड पे तो अपोजिशन टीम अपने आप बैकफुट पे हो जाती थी, जिसके कारण हमारा रन्स बनाना ईजी हो जाता था क्योंकि सारा फोकस उन पे रहता था। और ऑफ द फील्ड भी वो उतने ही फनी थे जितने आज आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। तो वही है कि उनका वो चीज़ भी हमने सीखी है कि जब आप काम पे रहते हो तो उस चीज़ में आपको कॉम्पिटिटिवनेस, वो एग्रेशन लाना ज़रूरी है, लेकिन ऑफ द फील्ड आप एज अ टीम कितना आप मतलब टीम की तरफ रहते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने चंदू सर का नाम लिया। केकेआर के लिए आईपीएल 2025 बहुत अच्छा नहीं गया और उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ये चला कि गौती भाई थे तो चैंपियन बने, उनके पहले भी चंदू सर थे, बाद में भी चंदू सर हैं, कुछ खास हो नहीं पाया। और कुछ विदेशी प्लेयर्स ने ये भी कहा था कि थोड़ा हेडमास्टर टाइप का बिहेवियर है उनका, बड़े स्ट्रिक्ट से रहते हैं और इस चक्कर में चीज़ें हो नहीं पाती। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत सक्सेसफुल हैं चंदू सर? आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो उनके लिए काम करती है हमेशा से, और उन्हीं उसी चीज़ ने उनको सक्सेस दिया है डोमेस्टिक में। अब आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको डिफरेंट चीज़ें लगती है, आपको डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेयर आते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो सेम वो जो डोमेस्टिक में करते थे सेम उन्होंने आईपीएल में किया होगा। उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट किया होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आईपीएल। और ईच एंड एवरी ईयर वो भी आई थिंक जैसे हम एज अ प्लेयर डेवलप होते हैं, वो भी एज अ कोच डेवलप हुए होंगे। और इस साल अगर आप देखोगे तो केकेआर का उतना अच्छा सीजन नहीं रहा डेफिनेटली, लेकिन ये फर्स्ट ईयर था मेगा ऑक्शन का। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीम्स कभी कभी एक तो बहुत अच्छी कर लेती है मेगा ऑक्शन के बाद, या तो नीचे जाती है। तो केकेआर का ये बिल्डिंग स्टेज है अभी, ये लोग वापस अभी टीम बनाएंगे, आने वाले साल में उनकी और बेटर होगी टीम। और जब नेक्स्ट मेगा ऑक्शन आएगा तो उसके पास तक उनकी फिर से एक और स्ट्रॉन्ग कोर बन जाएगा टीम का। जब उन्होंने अपना कैप्टन ही लूज कर दिया है श्रेयस अय्यर, तो उससे कमबैक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी टीम को। तो आई थिंक सिर्फ एक पर्सन पे ब्लेम डालना, आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। कि अगर जीतते हैं तो एक ही आदमी पे ब्लेम जाता है, मतलब जीतते तो मतलब एक ही आदमी को क्रेडिट जाता है, हारते तो फिर वही करते अपन, वैसा नहीं करना हमें। ठीक है। अब रणजी हो गई, आईपीएल भी थोड़ा सा हो गया। एक बार आप बताइए शुरुआत कैसे हुई? बचपन में आप टॉयज जब आपको ऑफर किए जाते थे, क्रिकेट बैट चुनते थे,
फिर खेलना शुरू किया, कब ऐसा लगा? क्योंकि इंडिया में तो हर कोई बचपन में बल्ला उठाता है या गेंद उठाता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। आपको कब लगा कि नहीं, अब मेरा कुछ हो जाएगा इसमें और इसमें आगे बढ़ना है? और वो ब्रेकआउट मोमेंट कौन-सा था आपके लिए शुरुआती करियर? मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा से ही मैं क्रिकेट में ऊपर के लेवल खेलने के लिए मैंने मतलब चाहा है, मेरे पिताजी ने वो भी चाहा है मेरे लिए। तो ऐसा कभी डाउट नहीं आया मन में कि मेरे लिए ये नहीं है। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे दिमाग में यही होता है कि मैं और बेटर कैसे हो सकता हूँ। तो बचपन में जब मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए, मेरे मम्मी ने मेरे लिए इतना किया, मेरे फैमिली ने बहुत किया है, तो जब ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ कि मुझे फुल सपोर्ट है, जो मुझे लाइफ में मैं चाहता हूँ करने के लिए, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हमेशा से मेरे मन में यही था कि मैं जो भी कर रहा हूँ उन लोग के लिए कर रहा हूँ, उनके सैक्रिफाइसेस के लिए कर रहा हूँ। और हमेशा मेन एम तो यही रहेगा कि इंडिया खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपने देश को जिताना है, क्योंकि क्रिकेट उसी की वजह से स्टार्ट किया है। तो और पिताजी का भी एक सपना था कि मैं वो मतलब वो मुझे देखे इंडियन टीम में, इंडियन जर्सी में। तो जब मैं छोटा था तो गली क्रिकेट में खेलता था काफ़ी, 6-7 साल का था तब। लेकिन मेरे पिताजी ने सोचा कि इसको अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो क्रिकेट एकेडमी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहीं से मेरी जर्नी फिर स्टार्ट हुई। तो जब कूच बिहार में आपने 300 मारे, यूवी पाजी के बाद दूसरे प्लेयर, उसके बाद क्या सबसे पहला जो रिएक्शन होता है घर वालों का, क्या लगा कि अब सफल हो रहा है लड़का, आगे बढ़ रहा है? कैसा रिएक्शन? उनका रिएक्शन तो प्राइसलेस था, क्योंकि आप मम्मी लोग को तो जानते ही है, मतलब अपने बेटे को अच्छा करते हुए देख के वो तो ऐसे ही रोने लग जाती है। तो मेरी मम्मी उस समय रो रही थी, पापा बहुत खुश थे, उनके भी काफ़ी कॉल्स आ रहे थे तब। और ऐसा था कि वो लोग जस्ट साइड स्क्रीन के बगल में बैठे थे। तो मैं जब 300 रन बनाने के करीब था तो मुझे दिख रहा था कि वो जस्ट साइड में बैठे हैं, बॉलर के जस्ट साइड में दिख रहा था मुझे। तो एक नर्वसनेस भी था, क्योंकि मुझे एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पेरेंट्स आते देखने तो एक अनवांटेड प्रेशर आ जाता है मुझे। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे मैचेस देखने मत आइए, बट वो आ जाते हैं छुप के, अपना कहीं भी कोने में जाके बैठ जाएंगे, पर आते हैं देखने। तो उस दिन भी वो आए। तो जब लोगों ने उन्हें पहचाना तो उनको वो सिलेक्टर्स या जो एसोसिएट्स होते हैं उनके साथ उनको बिठा दिया, जबकि मेरे सामने ही थे वो। और फिर जब मैंने 300 स्कोर किया उसी दिन, तो मैंने उन्हीं को जाके सेलिब्रेट किया, उन्हीं को थैंक यू बोला उस दिन। और उनका जब रिएक्शन मैंने देखा तो फिर मैं बोला अब अपनी मेहनत रंग लाई है। कैसा माहौल था महाराष्ट्र? चूंकि पूरा रीजन ही क्रिकेटर से भरा हुआ है, इतने लेजेंड्स हैं वहाँ पे, विजय हजारे से लेके सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, अजीत अगारकर, मतलब आप नाम लो और ऑलमोस्ट हर गली हर नाके से निकल आएगा एक लेजेंड। जब आप बड़े हो रहे थे, शुरुआत जब आपने करी, तो आपका आइडल कौन था कि इसी की तरह बनना है मेरे को, यही बंदा? जैसे लाइफ में किसी की भी लाइफ में फेजेस होते हैं डिफरेंट। मेरे भी लाइफ में जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैंने शुरुआत सचिन तेंदुलकर से करी, क्योंकि मेरे फादर उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, तो नेचुरली मैं भी फ़ैन था। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो हमने भी मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट करा है। फिर जैसे जैसे विराट कोहली ने ब्रेक इन किया इंडियन क्रिकेट टीम में, उनका हंगर, उनका एग्रेशन, उनका कंसिस्टेंसी देख के वो हमारे फेवरेट प्लेयर हो गए कुछ समय के लिए। फिर एक पॉइंट आया कि रोहित शर्मा की बैटिंग मुझे बहुत पसंद आने लगी थी, क्योंकि 2013 से लेके 2020 तक जो प्राइम पे थे रोहित शर्मा अपने गेम के, उनसे अच्छा बैट्समैन पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। और करंटली अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड T20 क्रिकेट में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, हेनरिक क्लासन का। तो वही है कि मैं ऐसा अभी सिंगल कोई मेरा फेवरेट बैट्समैन नहीं रहा है। जैसे जैसे लाइफ में मेरे भी फेजेस चेंज होते जा रहे हैं, और तो मेरा फेवरेट बैट्समैन भी चेंज होते जा रहा है, क्योंकि सबसे मैं अच्छा सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस एक किसी को ब्लाइंडली फॉलो करूँ, सबसे अच्छा चीज़ें लूँ, जो कौन क्या करता है अच्छा। तो अभी इस साल भी SRH में हमारे साथ थे हेनरिक क्लासन, उनसे भी मैं थोड़ी बातचीत कर पाया अपने बैटिंग के बारे में, तो उन्होंने भी मुझे बहुत बताया। तो ऐसे सब लोग जब मैं उनके साथ रहता हूँ, साथ खेलता हूँ, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलता है कि बचपन में उनको देखते थे और अभी बड़े होकर उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो खुश है बहुत। SRH पर भी आएंगे, लेकिन अभी एक TRP वाला सवाल पूछ लेता हूँ। रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, एक ही अगर आपको चूज करना, मतलब ही विल बैट फॉर योर लाइफ। देखिए, अगर लाइफ की बात है तो मैं विराट कोहली के लिए जाऊंगा, क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंट बैट्समैन है, लंबा खेलते हैं। किसकी बैटिंग मुझे एंजॉय होती है देखना है, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर मेरे लाइफ के लिए बैटिंग कर रहा है तो मैं विराट कोहली को चूज करूंगा। चलिए, TRP होगी। SRH का आपने जिक्र किया, SRH क्या टीम बनी थी इस साल, हालांकि कुछ
खास हो नहीं पाया, अप्स एंड डाउन बहुत सारे रहे, लेकिन टीम तो बहुत तगड़ी बनी थी। पहला मैच हुआ था और हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, हमने कहा भाई बंद कर दो, सबको घर वापस भेजो, डर नहीं। हो गया, विनर मिल गया है। हाँ विनर मिल गया, विनर मतलब 285-87 मार दिए पहले मैच, खत्म। लेकिन इतना सब पहला मैच इतना हाई, उसके बाद एकदम बीच में एकदम लो 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 लो, लास्ट मैच फिर से हाई। इस दौरान क्या माहौल होता था ड्रेसिंग रूम का, प्रैक्टिस सेशंस का, क्या चर्चा होती थी? देखिए चर्चा क्या होती थी वो तो आप सब लोगों ने देख ही लिया था कि हम लोग की चर्चा ये होती थी कि हम लोग को 240 प्लस रन्स बनाने हैं, स्पेशली हैदराबाद में जो हमारा होम ग्राउंड है। बट इस साल हम लोग को उतने सपोर्टिंग पिचेस नहीं मिले जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या होता है कि कभी कभी आपका जो इंटेंट होता है वो आपको सिमिलर ही रखना होता है, तो हमारा प्लान ये था कि हमको इंटेंट सेम रखना है, तो उस चक्कर में कभी कभी आप लोग नीचे आते हैं, जितना हमारा ऐसे एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा सा हम लोग कम परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब आप 280 पे का सोचते हो तो आप 140 पे भी ऑल आउट हो सकते हो, क्योंकि आप 280 बनाने जा रहे हो। तो हमारा इसीलिए इस सीज़न थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट में थे इस साल। थोड़ा सा लक भी ख़राब था, हाफ चांसेस हमारे अगेंस्ट गए, फिर विकेट्स हमें उतना फेवरेबल नहीं मिले, तो उस सब वजह से हमारा कंसिस्टेंसी नहीं रहा है जैसा हमने स्टार्ट किया था। बट नेक्स्ट ईयर में आप लोग सबको तो पता है कि टीम इतना अच्छा है कि ये सब जो छोटे छोटे जो हमारे से सिली मिस्टेक हो इस साल, वो नेक्स्ट ईयर हम लोग दोहराएंगे नहीं। और आपने थोड़ा सा लेटर स्टेज में भी देखा होगा अगर, तो काफ़ी कंसिस्टेंटली एज अ यूनिट खेले हम लोग, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है नेक्स्ट ईयर आने के लिए कि हम लोग एज अ यूनिट अगर खेलना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबसे सबसे मजेदार कौन है सारे इसके ड्रेसिंग रूम में? ईशान किशन के वीडियोस तो दिख जाते हैं, लेकिन वैसे ऑफ द रिकॉर्ड कौन है जो सबसे ज्यादा मस्ती करता है? मस्ती वाले आप मतलब देखोगे तो सभी लोग मस्ती वाले हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो शांत अपने अपने इसमें रहता है। आप अगर देखोगे तो मैं आपको ऐसी जैसी अंदर की बातें बताऊंगा अभी कि ज़ीशान अंसारी वन ऑफ द फनीएस्ट क्रिकेटर्स है एसआरएच की टीम में। ईशान आपको पता ही है, अभिषेक है, राहुल चहर बहुत अच्छे अमेजिंग आदमी है। इस साल उनको मौका नहीं मिला, लेकिन कभी उन्होंने अपने चेहरे पे ऐसा दिखाया नहीं कि वो लो है या उनका अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कभी। वो हमेशा टीम के लिए सबसे आगे रहते थे, तो उससे भी माहौल बहुत अच्छा होता है। फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी एक बहुत अच्छे लड़के हैं। फिर लेटर हाफ में हमको हर्ष दुबे ने ज्वाइन किया, जो कि उनको इमिडिएटली फिर इंडिया ए का भी कॉल आया, तो उससे उनका भी बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तो फिर उसके वजह से उनका ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। अच्छा, राहुल चाहर का जिक्र आया, बेंच पे पूरे सीजन रहे, तो इस टाइम में आप भी बहुत रेगुलर नहीं खेले हो, तो इस टाइम में क्या चल रहा होता है? ट्रेनिंग के लिए खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? क्या प्रोसेस होती है कि आप टीम के साथ लगातार ट्रेवल करो, क्योंकि ट्रेवल तो उतना ही हेक्टिक रहेगा, आप फ्लाइट पकड़ोगे, होटल में चेक इन करोगे, चेकआउट करोगे, तो उस टाइम मोटिवेट रखने के लिए खुद को क्या करते हैं आप लोग? आई थिंक मैं दोनों तरफ रहा हूँ इसके कि मैं आईपीएल के मैचेस खेला भी हूँ, आईपीएल के मैचेस बाहर भी रहा हूँ। और मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूँ कि जब आईपीएल के मैचेस आप बाहर रहते हो तो ज़्यादा थकान होती है, खेलते हो तो इतनी थकान नहीं होती, क्योंकि यू एन्जॉय इट। आप जब खेलते हो तो मज़ा आता है, आप परफॉर्म करते हो, नहीं भी करते हो तो क्राउड इतना रहता है कि आप हमेशा खुश रहते हो, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जब आप बाहर बैठे हो तो आप तो एक तो पानी पिलाना पड़ता है, फिर मैच के बाद आपकी फिटनेस होती है, रात को 12 बजे वो ट्रेनर भगाता है आपको, और फिर सुबह उठ के फिर फ्लाइट पकड़ के यू हैव टू गो टू अनदर सिटी। तो आप किसी से भी पूछोगे तो आपको यही बताया जाएगा कि बाहर बैठना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, बहुत सिंपल होता है कि मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट पूरे ईयर में कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे पास 2-2.5 महीना है तो मैं यहाँ इररिस्पेक्ट मुझे खिलाओ ना खिलाओ, बट यहाँ से जब मैं वापस जाऊँगा एक बेटर पर्सन और एक बेटर प्लेयर बन के जाऊँगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप खिलाओ ना खिलाओ, मैं अपने जब भी आप मुझे खिलाने का सोचोगे मैं अपने 100% पे रहूँगा। तो इस वजह से ही एसआरएच ने जब एक चांस भी उनके पास मिला तो उन्होंने मुझे दिया। तो आप अगर आपका माइंडसेट उस लेवल पे रखोगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप खेलो ना खेलो सब चीज़ें आपके लिए सिमिलर है, तो फिर आपको जब भी मौका मिला फिर वो एकदम प्रेशर वाला सिचुएशन नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा से रेडी थे उसके लिए। अच्छा, पानी पिलाने का जिक्र आया, आप सोशल मीडिया देखी होगी आपने, अभी कुछ दिन पहले पंजाब आरसीबी का मैच था, तो उसमें मुशीर को लेके बड़ी बातें हुई कि विराट कोहली उनको टीज कर रहे थे, और आपका डेब्यू पंजाब के लिए ही हुआ था। तो क्या होता है कि ऑक्शन चल रहे, टीवी में आपको पता चल गया, आप बिक गए हो, इस टीम ने आप पे बिड की, ऐसे ऐसे फाइट हुई, फिर ये टीम आपको अपने साथ लेके गई,
उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? फ़ोन आता है, ईमेल आता है, चिट्ठी आती है, क्या प्रोसेस होती है? तो उससे एक स्टेप पीछे आता हूँ, आपको बताता हूँ ऑक्शन के बारे में। बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है जब आपका नाम होता है ऑक्शन में, कि पता है कि आपका नाम आने वाला है और मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, नाम आने के बाद भी कोई लेगा नहीं लेगा कोई गारंटी नहीं है। तो जब इतना स्ट्रेसफुल और आपकी पूरी लाइफ है उस पर डिपेंडेंट, तो जब इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो आपसे मेरे से तो देखा नहीं जाता। बट इस साल लकीली एसआरएच ने मुझे पिक किया। फिर उसके बाद काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं और उसमें से एक फ़ोन कॉल टीम मैनेजर का होता है, फिर एक मीडिया मैनेजर का फ़ोन कॉल होता है, मैसेज होता है, जिसमें आपको एक वीडियो बनाना होता है कि आप इस टीम में पिक हुए हो, तो आप कितने खुश हो, आपका क्या फीलिंग है, इसको सबको आप वीडियो बना के प्लीज़ भेज दीजिए। तो ये सब चीज़ों में रिप्लाई देने में तो 2-3 दिन लग जाते हैं आराम से। लेकिन वो खुशी जो होती है, सबसे पहले तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, माताजी पिताजी को फ़ोन किया कि उनको सबसे पहले बताया कि मेरा हो गया है, तो सबसे ज़्यादा खुश तो वही थे। तो उसके बाद मीडिया मैनेजर फ़ोन करता है, टीम मैनेजर फ़ोन करता है। क्या कोई टेलर भी आता है घर पे जर्सी की नाप के लिए, या फिर ऐसे बता देते हैं मीडियम लार्ज? नहीं, नहीं। हाँ, मीडियम लार्ज ही होता है। आपको अपना जर्सी साइज़ और नंबर बताना होता है कि आपका कौन-सा नंबर रहेगा और आप क्या नाम लिखवाना चाहोगे अपनी जर्सी पे। अच्छा, पंजाब के लिए आपने खेला। एसआरएच पर हम बात कर रहे थे, एक आदमी छूट गया एसआरएच का, मिस्टर साइलेंसर। कैसे रहते वो? जब मैच खत्म हो जाता है तो पैट कमिंस कैसे रहते हैं? बहुत, बहुत चिल आदमी रहते हैं और इतने एक्सेसिबल है वो कि आप उनसे कभी भी जाके कुछ भी बात कर सकते हो। लकीली उनका सीट जो रहता था मोस्ट ऑफ द ईयर मेरे साइड वाला ही रहता था, तो मैं तो बिंदास उनसे बात करता था और वो ऐसा लगता ही नहीं था कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन मेरे साइड में बैठे हैं। कभी भी उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और एक ऐसे है कि वो हमेशा एप्रिशिएट करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को। तो भले हमको मौका नहीं मिला, बहुत सारे प्लेयर थे जिनको मौका नहीं मिला इस सीज़न, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेटेड रखा और हमारे एफर्ट्स को काउंट किया है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिर्फ खेलते हैं सारा फोकस उन पे होता है, लेकिन स्पेशली हमारे कोच डैन विटोरी और कैप्टन पैट कमिंस ने ने आउट ऑफ द वे जाके हमारा नाम लिया है मीटिंग्स में, आउट ऑफ द वे जाके बोला है कि यू गाइस बी रेडी, आप लोग की वजह से ही हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी रेडी रहो, आपका कभी भी मौका आ सकता है। तो ये सब चीज़ें भले ही ना खेलने का मौका मिले, लेकिन ये सब चीज़ें जब आपके साथ होती है तो आपको और पुश मिलता है अच्छा करने के लिए। अच्छा, क्या क्लासे को पता है कि उनके बारे में एक मीम चलता है, हिंसावादी महात्मा, उनकी वो जो टॉवल वाली फोटो है ड्रेसिंग रूम में लपेट, क्या उनको ये पता है कि ये मीम चलता है इंडिया में उनके बारे में? मुझे नहीं लगता उन्हें पता होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि उन्हें कोई, जब वो ग्राउंड से बाहर आते हैं वो उनके कोई मतलब नहीं है क्रिकेट से। मैंने ये चीज़ देखा है, उन्हें अपनी फैमिली से, अपनी ट्रेनिंग से, और जब वो बैटिंग करने जाते हैं क्रिकेट पिच पे, बस उन्हीं चीज़ों से लगाव है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी सीख है हम सब लोगों के लिए कि हम लोग एक फेम के बहुत करीब चले जाते हैं, फेम से लगाव हो जाने लग जाता है कि जब इतना अटेंशन मिलता है, आप 23 करोड़ में गए हो, आपको एसआरएच का इतना बड़ा फैन बेस है आपके पीछे, तो उस चीज़ का लगाव हो जाता है कभी कभी। बट आई थिंक मैंने देखा है कि वो इतना ग्राउंडेड आदमी है, उसे अपने सिर्फ फैमिली से मतलब है। और रिसेंटली अगर आपने देखा भी होगा तो उन्होंने वही रीज़न दिया है अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट के लिए कि उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ। तो ये सब चीज़ों से आपकी वैल्यूज़ पता चलते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मैं ग्रेटफुल हूँ कंट्री खेलने के लिए, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ अभी थोड़ी डिफरेंट है, जिसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए आई थिंक। और ये सब चीज़ें भी मुझे काफ़ी देखने मिली, पार्टीज में भी वो अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो उन्होंने उनको भी इन्वॉल्व किया, ऐसा नहीं कि आप उनको रूम पे रखा और वो नीचे पार्टी में, उन्होंने अपने छोटी बच्ची और वाइफ को भी इन्वॉल्व करा। तो एक टीम एनवायरनमेंट के साथ फैमिली एनवायरनमेंट भी बन जाता है उसमें। अच्छा, एज अ ऑनर आप पंजाब में भी रहे, हैदराबाद में भी रहे, और पंजाब और हैदराबाद की जो दो टीम्स हैं, या फिर केकेआर होगी फॉर दैट केस, कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनके मालिकों की बहुत चर्चा होती है। हैदराबाद उनमें से एक, और अब चूंकि भाई पंजाब फाइनल में पहुंच गई, प्रीति जी की हर तरफ चर्चा हो रही है। काव्या जी के भी फोटोज बहुत वायरल होते हैं कि यार कभी विकेट गिरा तो कभी फ्रस्ट्रेट हो रही है, कभी खुश हो रही है। इन दो ऑनर्स के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है टीम की, क्या चर्चा होती है? क्योंकि हमें एकदम क्लियर पता चलता है प्रीति जी जो है वो बहुत ही क्लोज्ड हैं, अपनी टीम के साथ बहुत क्लोज है, हमेशा प्लेयर्स का मोटिवेशन करते दिखती हैं। काव्या जी के बारे में ऐसी बातें बाहर नहीं आती, तो मतलब क्या, शाहरुख खान के बारे में हम बात करें, रिंकू सिंह कितना क्रेडिट देते हैं जो भी खेले हैं, और भी केकेआर के एक दो प्लेयर से मेरी बात हुई, सब यही कहते हैं शाहरुख भाई मस्त रहते हैं, हार हो या जीत हो आएंगे, मजेदार एंजॉय करेंगे भाई, प्रेशर नहीं लेना। आप जिन दो टीम्स के लिए खेले उनके मालिकों का क्या रहता है, क्या व्यवहार है? पंजाब के तो काफ़ी मालिक है वैसे, 4-5 लोग हैं।
तो उनका ऐसा है कि वो अपने-अपने स्लॉट्स में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक ओनर एट अ टाइम ही रहेगा टीम के साथ। तो पर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीति मैम रहती है टीम के साथ। वो एक ऐसे ओनर देखे मैंने हैदराबाद और पंजाब दोनों मिला के कि वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है टीम के साथ। ट्रैवल करती है, बातचीत करती है, ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है, साथ में बैठती है, टीम का माहौल देखती है। तो आई थिंक उससे काफ़ी मोरल बूस्ट होता है कि हमारे पीछे हमारे ओनर है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एसआरएच के ओनर की बात करें तो वो इतना ये नहीं, वो सिर्फ मैच टू मैच ही आते हैं। काव्या जी सिर्फ ज़्यादा उनका इंटरेक्शन हमसे होता नहीं है। इस साल मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, पर जितना हुआ है, एक ही बार मैं उनसे मिला था, तो मैं एक्चुअली शॉक हो गया था कि उनके पास बहुत नॉलेज है क्रिकेट का। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि टीम ओनर के पास माइन्यूट छोटे-छोटे डिटेल्स होगी गेम के बारे में, जो क्रिकेट एक्सपर्ट को ही होती है बस। तो जब उन्होंने हमसे बात करी तो तब मुझे पता चला कि उनके पास वो सब डिटेल्स भी थी। तो वो देख के मुझे एक्चुअली खुशी हुई कि वो ओनर के साथ-साथ एक बहुत अच्छी फैन या एक्सपर्ट भी है बोल सकते हैं। तो उनके पास एक आई थिंक पता नहीं किसी ने उनको बोला होगा या वो अंदर से आता होगा उनके, तो वो उनके पास आँख है कि वो देखती है छोटी-छोटी चीज़ें ग्राउंड में। पंजाब की टीम के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके लिए खेले हर्षदीप अभी भी टीम के साथ हैं, हरप्रीत बरार हैं। इन सारे प्लेयर्स का सोशल मीडिया तो भाई साहब खतरनाक है। पहला क्वालीफायर हारे, स्नैपचैट पे स्टोरीज आ रही है, भाई कोई बात नहीं, एक मैच हार के गाना सुनो। काफ़ी ट्रोलिंग हुई, लेकिन कैसी कॉमेडी रहती है पंजाब की टीम जब चलती है, चूँकि बहुत ज़्यादा सफलताएँ नहीं आई हैं। मैं खुद आरसीबी का फ़ैन हूँ और इसलिए मैं फ़ील कर सकता हूँ पंजाब को कि बहुत ज़्यादा सफलताएँ नहीं है। तो टीम का क्या माहौल रहता है ड्यूरिंग सीज़न, क्या चलता रहता है? मतलब जो सोशल मीडिया पे दिखता है वही है, इसके अलावा क्या रहता है ड्रेसिंग रूम में, ट्रेनिंग सेशन में कैसे मस्ती होती है पंजाब की टीम? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ 20% चीज़ें ही डाली जाती है, उससे ज़्यादा मस्ती होती है ग्राउंड और मैचेस में। क्योंकि सब चीज़ें पारिवारिक नहीं होती इसीलिए नहीं डाल सकते इंस्टाग्राम पे। लेकिन ये लोग बहुत मज़ा किया। पंजाबी लोग को तो आप जानते ही हैं कि कितने वो हँसमुख होते हैं, कितना फन लविंग होते हैं। तो उनको मेरे हिसाब से बेस्ट कोच मिला है इस वक़्त, रिकी पॉन्टिंग, जो सब प्लेयर्स से बेस्ट चीज़ें निकलवा सकते, क्योंकि मैं पर्सनली सब प्लेयर्स के साथ खेला हूँ पंजाब किंग्स के, और मुझे पता है कि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उनको एज अ यूनिट खिलाने वाले बहुत अच्छे कैप्टन मिले उनको, श्रेयस अय्यर, और एक कोच। और लकीली ओनर्स ने भी उनको फुल फ्रीडम दिया है कोच को, रिकी पॉन्टिंग को, कि आप जो मर्जी कर सकते हो, जो उनको प्लेइंग 11 खिलानी है खिला सकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पंजाब किंग्स को इससे। एक किस्सा है राहुल द्रविड़ के साथ। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट के जेंटलमैन और अपनी स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं, क्लैरिटी रखते हैं, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन करते हैं। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, क्या किस्सा था, क्या सिलेक्शन हुआ था, क्या पूरी बात? किस्सा ऐसा था कि मैं अंडर 19 में वनडेज में इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोर था, 2017 की बात है ये। और मैं उसके तुरंत बाद ही एक एशिया कप सीरीज़ थी मलेशिया में, और उसके कुछ दिनों पहले ही कैंप था हम लोग का एनसीए बैंगलोर में। तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई थी और प्रोसेस करने का टाइम नहीं था। अब आप 16-17 साल के एक छोटे बच्चे हो, आपने हमेशा से ही जब से क्रिकेट स्टार्ट किया राहुल द्रविड़ को देखा है, पूजा है एक तरीके से। तो जब वो आपके सामने होते हैं तो बहुत नर्वसनेस फील होता है। सिमिलरली मुझे भी सेम चीज़ फील हुई कि मैं बहुत नर्वस था। और एक ग्रेट कोच की यही बात होती है कि वो इंसान को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने मुझे भी उस समय पे वैसे ही देखा। तो जब मैं नेट में बैटिंग करने जाने वाला था तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और ये सेम चीज़ बोली जो आपने अभी बोला कि आप यहाँ पे हो क्योंकि आप यहाँ डिज़र्व करते हो। तो आई थिंक वो 2-3 सेकंड मुझे लगे उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। फिर मैंने ब्रीथ करना स्टार्ट किया और फिर जब मैं बैटिंग करने गया, आई थिंक नेक्स्ट लेवल बैटिंग हुई उसके बाद। अच्छा, रोहित शर्मा आपके वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में जो राइवलरी है, आपने जब पिछले सीजन आप जब फाइनल हारे, फिर आपने कहा आप मुंबई जहां मिलेगी वहीं मारेंगे, क्या था ये पूरा किस्सा, किस तरीके से फिर कैसे घटाई? ये जो आपने बोला अभी स्टेटमेंट जो था वो राइट आफ्टर द फाइनल्स हुआ था कि मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको अगर नेक्स्ट टाइम मुंबई मिलेगी तो क्या करोगे। तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट दिया था कि नेक्स्ट टाइम जब हम मुंबई की गर्दन में पकड़ेंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, वही किल कर देंगे गेम को।
तो मेरा कहने का ये मतलब था कि लास्ट ईयर जब हम लोग फाइनल खेले थे तो हम लोगों ने उनके 80 रन से 100 रन पे 7 विकेट्स ले लिए थे फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट डे पे। तो उसके बाद हमने मौका दिया उनको 220 रन बनाने का, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 8 या 9 डाउन आके 8 या 9 नंबर पे आके 74 रन बनाए थे। तो हमने उनको अपने हाथ से जाने का मौका दिया, जबकि हमने उनको पकड़ के रखा था। तो मेरा ऐसा था कि आई थिंक अगर हम लोग को नेक्स्ट टाइम मुंबई मिलेगी तो हम लोग उनको वहीं पकड़ के वहीं दबा देंगे और मैच को वहीं किल कर देंगे, जो हमने इस सीज़न किया। कि हम लोग के पास मौका था उनको ख़त्म करने का, तो हम लोगों ने काफ़ी रन्स की लीड लेके आई थिंक मैच वहीं फिनिश कर दिया, जिसके कारण आई थिंक हमको ये भी पता था कि अगर हम लोग सेमीफाइनल जीत जाएंगे तो फाइनल तो। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है आपके साथ, छोटी सी, जिसके बारे में मोहम्मद कैफ बड़े गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके, निहायत रद्दी फैसला। पंजाब किंग्स ने आपको रिटायर्ड आउट जब किया था तो मोहम्मद कैफ का जो पहला रिएक्शन था वो था निहायत ही रद्दी फैसला। क्या उसके पीछे क्या, अगर आपको बाद में बताया गया हो कि ये स्ट्रेटजी थी हमारी, क्योंकि बाद में जितेश आए शायद कुछ खास कर नहीं पाए थे जितेश उस मैच में, तो इसके पीछे अगर कभी कोई आपको एक्सप्लेनेशन मिली, और या फिर ये रिटायर्ड आउट का जो भी चलता रहता है इसके आगे या पीछे कोई डिस्कशन ऐसा होता हो, क्योंकि आजकल तो मतलब एकदम फैशन सा हो गया, कोई भी रिटायर्ड आउट कर दिया जा रहा है और कई बार सही भी होता है कई बार गलत भी। तो ये ओवरऑल क्या चलता है, कुछ बाद में या पहले एक्सप्लेन किया जाता है? मुझे मिला था एक्सप्लेनेशन, तुरंत मैच के बाद ही मिला था। हमारे बैटिंग कोच थे वसीम जाफर, उन्हीं से मिला था, और वो भी सरप्राइज हो गए मेरा आंसर सुन के कि उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने से पहले ही मैंने उनको बोल दिया कि भैया कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि 50 बनाना एज ए बैट्समैन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टीम का जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि लिविंगस्टन आउट ना हो और उन पर प्रेशर कम आए, तो आप चाहते हो कि एक अटैकिंग बैट्समैन उनके साथ खेले, तो आप जितेश को भेजना चाहते हो उस सिचुएशन में, तो आप बिंदास मुझे वापस बुला सकते हो। तो जब उन्होंने ये मेरा आंसर सुना तो वो खुद सरप्राइज हो गए कि यार मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बंदे ने ही एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं उस सिचुएशन में खेल रहा था, 40 बॉल 60 पे खेल रहा था मैं, वही अगर 40 बॉल 70 है, 40 बॉल 80 होते तो किसी और बैट्समैन को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, और मे भी हम लोग वो मैच भी जीत जाते। तो आपने ऐसा बोला कि डिसीजंस लेने के बाद कभी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन उस पर स्टिक रहना ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और पंजाब किंग्स ने एक्सेप्ट किया, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई देख गलत हुआ, लेकिन हम लोग अभी भी सोचते हैं कि ये सही डिसीजन था, और मैंने भी उस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मुझे खेलना है सबसे पहले टीम के लिए, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं। अच्छा, आप एसआरएच के लिए एक मैच खेले सीजन जब फ्लू हो गया था ट्रेविस हेड को, अभिषेक के साथ आपने ओपनिंग करी। क्या कोई कंपटीशन होता है अभिषेक का अपने ओपनिंग पार्टनर के साथ कि तेरे से तो ज़्यादा रन बनाऊंगा मैं जब तक खेलूंगा? अगर आप सुनोगे अभिषेक के बारे में तो बहुत सपोर्टिव बैट्समैन है। हर बार वो कम्युनिकेट करते हैं कि कहाँ पे रन स्कोर कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो मेरा और अभिषेक का हमेशा से एक अच्छा रेपो रहा है कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। प्रैक्टिस में भी हम लोग, सिमुलेशंस में भी काफ़ी डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि किस बॉलर को कहाँ मार सकते हैं, किस बॉलर को कहाँ रन बना सकते हैं। तो उससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग का कैसा गेम है कि सिर्फ मारते ही रहना है, क्योंकि अगर एक मारेगा तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा रुकता है, दूसरा भी मारता है। जब दोनों प्लेयर एक साथ मारते तभी वो 14 रन पर ओवर का रन रेट मेंटेन रहता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इसको एक भी बॉल खेलाऊँ तो उसको मैं तुरंत जाके बताऊँगा कि इसका बॉल ऐसा हो रहा है, उसका बॉल वैसा हो रहा है। तो अभिषेक में बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो आके कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं। तो इसीलिए मे बी एसआरएच का वो टेम्पलेट अच्छा बना हुआ रहता है और रन रेट भी ऊपर ही ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा के गेम की आप इतनी तारीफ करते हैं और विराट कोहली से भी आप मिले ही होंगे आईपीएल में, तो विराट भैया मिलते ही रहते हैं, सबसे टिप्स देते रहते हैं। अब तो अभी तला धोनी की तरह टिप्स देते दिखते हैं। इन दोनों के गेम से एक एक चीज़ जो आपने उठाई हो, मतलब सीखी हो या सीखना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें दोनों के गेम? सबसे पहले रोहित शर्मा से अगर मैं कुछ सीखना चाहूँगा तो वो उनका बैलेंस है। अगर आप देखोगे कि रोहित शर्मा का जो बैलेंस होता है वो इतना सॉलिड होता है कि वो उसी बैलेंस में आप आगे डालो तो भी छक्का मार सकते हैं, शॉट डालो तो आपको पता है बेस्ट पुलर कौन है वर्ल्ड में। तो बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम एरियाज है जहाँ रोहित शर्मा फंसते हैं एज ए बैटर, और उसका कारण उनका बैलेंस है, बहुत अच्छा बैलेंस है। आई थिंक वो चीज़ मैं उनसे पिक करना चाहूँगा या सीखना चाहूँगा। और सिमिलरली विराट कोहली से अगर मैं कुछ सीखना चाहूँगा तो वो है उनका हंगर, उनमें जो भूख है रन्स बनाने की, परफॉर्म करने की, मैचेस जिताने की, वो उनकी आंखों में नज़र आती है जब भी वो बैटिंग करने उतरते हैं।
कि वो एक एनर्जी लेवल, एक इंटेंसिटी उनका इतना ऊपर रहता है कि वो फिर किसी को देखते नहीं है, किसी को अपने ऊपर गिनते नहीं है। उनको लगता है कि मैं यहाँ डोमिनेट करने आया हूँ, मैं ही आज मैच जिता के जाऊँगा। और वो कभी-कभी मिसरीड भी हो जाता है लोगों से, कभी-कभी उसका कंट्रोवर्सी भी बन जाती है, कभी-कभी ओवर द टॉप भी बोला जाता है उनको। लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि उनके उसी की वजह से उनको सक्सेस मिला है, तो उन्होंने वही चीज़ कंटिन्यू करी है। और मैं वो कभी-कभी पिक करना चाहूँगा कि अगर मैं लो फील कर रहा हूँ, तो मैं वो एनर्जी अपने ऊपर लाना चाहूँगा। अच्छा, अब अग्रेशन की बात आई तो एक बस एक क्विक सवाल। जसप्रीत बुमराह की अग्रेशन पे खूब चर्चा हो रही है, जब वो पिटते हैं तो एकदम एकाएक चेहरे का भाव बदल जाता है। रोहित शर्मा का अग्रेशन हमने देखा है कई बार इंटरनेशनल मैचेस में भी, जैसे कोई प्लेयर से कैच गिरता है, भुवनेश्वर का एक बड़ा वीडियो चल रहा है इस समय ट्विटर पे, कैच गिरता है फिर रोहित भाई उसको पैर से गेंद को इधर कर देते हैं। विराट कोहली के सेलिब्रेशंस कितने एनिमेटेड होते हैं। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में चेतेश्वर पुजारा बोल के गए कि रोहित गालियाँ बहुत देता है, ग्राउंड पे भी ग्राउंड के बाहर भी। तो ये जो अग्रेशन है क्रिकेट में, ये क्या लगता है कि किसका अग्रेशन जो है वो टीम के सबसे ज्यादा काम आता है? रोहित का, विराट का, मतलब जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडियन टीम में, इंडियन सेटअप में जो है, उनमें से किसका अग्रेशन है जो सबसे पॉजिटिव होता है कि मतलब वो अग्रेशन ऐसा नहीं कि मैं मारपीट कर लूंगा, वो अग्रेशन ऐसा कि मैं आज मैच फिनिश करूंगा, मैं जिताऊंगा। सबसे बढ़िया एटीट्यूड किसका लगता है? देखिए, अगर सबसे बढ़िया अगर मैं पिक करने जाऊँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका एटीट्यूड, सबका एग्रेशन अपने-अपने वे में अच्छा है। विराट कोहली का अपने वे में अच्छा है, रोहित शर्मा का अपने वे में अच्छा है, जसप्रीत बुमराह का अपने वे में, जसप्रीत बुमराह का बहुत पर्सनल है। वो एग्रेशन खुद के अंदर रखते हैं, वो जब बॉलिंग करते हैं तभी वो दिखाते हैं। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कभी जसप्रीत बुमराह जंप करके सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी और का विकेट। लेकिन विराट कोहली उस वे में बहुत खुश होते हैं कि सबके विकेट में वो उतना ही अच्छा सेलिब्रेट करते हैं जितना वो नंबर 1 वाले को भी सेम सेलिब्रेट करते हैं, 11 नंबर वाले बैट्समैन को आउट होने के बाद भी सेम सेलिब्रेट करते हैं। रोहित शर्मा का एग्रेशन डिफरेंट है, जब कुछ गलत होता है तब वो एग्रेशन दिखाते हैं, जब सब नॉर्मल होता है तो उनके लिए सब चीज़ें नॉर्मल होती है। तो कुछ बढ़िया या सब गलत ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड मैटर क्या करता है कि टीम जीते, सब प्लेयर्स का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन कैसा निकाल सकता है वो मैटर करता है। तो आई थिंक तीनों कैप्टन्स बहुत अच्छा किया उन्होंने इंडियन टीम के लिए। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में जो किया है, आई डोंट थिंक कि उनसे अच्छा कोई कैप्टन अभी तक रहा है इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने जितने भी वाइट बॉल ट्रॉफीज जिताई है, तो मेरा बस यही है कि कंपेयर करना बहुत गलत है किसका एग्रेशन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने वे में इंडिया को जीता है। एट द एंड वही मैटर करता है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक आखिरी सवाल के साथ क्लोज करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार आपसे कहा था कि वो करते रहो जिसमें तुम बेस्ट हो। माही भाई की गेम से क्या कुछ पिक किया, उनके व्यवहार से क्या चीज़ लगता है कि माही भाई की ये जो चीज़ है ना, ये मेरे अंदर आ जाए तो मजा? अभी वो तो इतनी ऑब्वियस सी चीज़ है कि पूरी दुनिया कॉपी करने जाती है, लेकिन जो होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट, सिर्फ वही कर सकते हैं, वो है कामनेस, स्थिरता, कामनेस, या आप जो बोलो कि प्रेशर हैंडल करना और गेम को डीप तक ले जाना, सिर्फ वही कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक वो अपने आप को एज ए पर्सन इतना अच्छे से जानते हैं कि उनको भरोसा है खुद पे कि मैं कर लूँ। और वही सब चीज़ें जो उन्होंने बोली है उस दिन, मुझे अभी भी याद है कि जो आप करते हो वही बेस्ट करने जाओ। आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी का गेम पिछले 20 सालों में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। उनका स्किल लेवल उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप नहीं किया है, या ऐसा कुछ अलग अतरंगी शॉट्स वो लोग नहीं मारते। वो सिंपल क्रिकेट रखते हैं जो उनको आता है। अभी भी यॉर्कर पे वो छक्का ही मारते हैं, कभी आपने देखा नहीं उनको रिवर्स स्कूप मारते हुए या ऐसा मारते हुए। अभी भी उनको खुद पे भरोसा कि तो यॉर्कर डालेगा बॉलर तो मैं छक्का ही मारूंगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बॉलर को पता है कि वो यॉर्कर डालने वाला है, उसको भी पता है वो छक्का जाने वाला, फिर भी वो यॉर्कर ही डालेगा। तो ये सब जब आप इतना ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हो, तो ये सब चीज़ें यंगस्टर, एज अ यंगस्टर मुझे अपने गेम में लाना अगर आ जाएगी तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी।